we are going to discuss about the chapter first of our class 12th book, and that is the Cold War era. So before making our understandings about this topic, let me first tell you one of the instance of the Cold War, जिसके ऊपर अगर आपको वो इंस्टेंस समझ में आ जाएगा तो यू विल बी एबल टू नो व्हाट वाज कोल्ड वॉर, व्हाट इज़ हम कोल्ड वॉर किसको कहते हैं, व्हाट इज़ कोल्ड वॉर एंड क्या क्या उसमें होता था, क्योंकि आप कोल्ड वॉर का एक छोटा सा हिस्सा पहले जानेंगे, एंड दैट इज़ द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. ये एक एग्जाम्पल है. तो देखो, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में क्या होता है, आपको सभी को पता है कि 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ. और सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म कैसे हुआ था, आप ये भी जानते हैं कि जब जापान पे यूएसए ने 2 बॉम्ब फेंके थे ताकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को फिनिश कर सके. वी विल बी डिस्कसिंग दीज टॉपिक्स इन डिटेल इन दिस चैप्टर इटसेल्फ, सो डोंट वरी अबाउट इट. सो नाउ व्हाट आई एम टेलिंग यू इज़ दैट द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, दिस इज़ एन इंस्टेंस ऑफ कोल्ड वॉर. ये कोल्ड वॉर का ही एक छोटा सा हिस्सा है, यानी कोल्ड वॉर एरानाज जब हम पढ़ेंगे तो कोल्ड वॉर एरानाज में हम देखेंगे कि वहाँ पे जितने भी वॉर्स होते थे उसमें से भी एक छोटा सा वॉर है, यानी एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट है जो हुआ था बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर. और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस ने पूरे वर्ल्ड में इतनी दहशत फैला दी थी. सभी पूरा वर्ल्ड इस बात से दुखी था या फिर परेशान था, खतरा था पूरे वर्ल्ड पे ताकि कहीं कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए. और थर्ड वर्ल्ड वॉर तो नहीं हुआ, लेकिन देवर कोल्ड वॉर्स जो हो रहे थे जिससे थर्ड वर्ल्ड वॉर का पूरा खतरा मंडराया था. तो वो सिचुएशंस को हम एक तरह से कह सकते हैं कि वो कोल्ड वॉर थी. वी विल बी डिस्कसिंग मोर अबाउट दिस टॉपिक, बट लेट मी फर्स्ट टेल यू अबाउट द कोल्ड वॉर, अबाउट द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस. So what happened in Cuba? Cuban Missile Crisis. Let me first tell you what is Cuba. Cuba is a small island of USA. USA का एक छोटा सा हिस्सा है क्यूबा. USA का एक छोटा सा आइलैंड है जिसके प्रेसिडेंट का नाम है फिडेल कैस्ट्रो, और क्यूबा में कम्युनिस्ट रूल है. There is communist rule in Cuba under the president Fidel Castro. अब क्या होता है in April 1961? In April 1961, let me tell you first about the 3 personalities. There are 3 persons who are involved in Cuban Missile Crisis. The first one is the Fidel Castro, who is the president of Cuba. The second one is the Nikita Khrushchev, who is the leader of USSR, and John F. Kennedy, who is the leader of USA. So क्या होता है in April 1961, जो USSR है उसको डर लगने लगता है कि कहीं USA जो वहाँ का प्रेसिडेंट है फिडेल कैस्ट्रो, USA कहीं क्यूबा के प्रेसिडेंट को ओवरथ्रो करके कहीं वहाँ पे अपना रूल कायम ना कर ले, कहीं वहाँ पे कम्युनिस्ट रूल को हटाकर अपना रूल कायम ना कर ले, यानी क्यूबा को अपने हिस्से में ना मिला ले. इस बात के डर से ये बात का डर जो यूएसएसआर का लीडर निकिता क्रुश्चेव को सता रहा था, कहीं यूएसए क्यूबा पे कब्जा ना कर ले वहाँ के प्रेसिडेंट को हटाकर. तो उसने क्या किया लीडर ऑफ यूएसएसआर निकिता क्रुश्चेव, उसने क्या किया कि उसने वहाँ पे कुछ मिसाइल्स, अपनी यूएसएसआर की कुछ मिसाइल्स वहाँ पे इस्टेब्लिश करवा दी. और उसने ये सोचा कि मैं जल्दी से एक काम करता हूँ, क्यूबा को अपना एक रशियन बेस कन्वर्ट कर लेता हूँ. फ्रॉम बिगिन यूएसए इस पार्ट, मैं उसको एक रशियन बेस बना लेता हूँ. तो उनकी ये मंशा थी, और इसीलिए उसने क्या किया, इन 1962 जो यूएसएसआर का जो लीडर था उसने क्यूबा में अपनी मिसाइल्स इस्टेब्लिश कर दी. उससे क्या हुआ, जब क्यूबा में मिसाइल्स इस्टेब्लिशमेंट हो गया यूएसएसआर का, और जो मंशा थी तो हम तो जानते हैं कि यूएसएसआर चाहता था कि वो क्यूबा को एक रशियन बेस में कन्वर्ट कर दे. सो जब वो रशियन बेस में उसको कन्वर्ट करना चाहता था, लेकिन उससे बहुत बड़ा खतरा था यूएसए पे. सो व्हाट वर दोज टू जो डेंजर्स थे जो यूएसए के लिए थे. पहली बात तो ये है कि देखो, दोनों कंट्रीज़ के बीच में एक दूसरे वर्ल्ड वॉर का खतरा तो मंडराता रहता था. वर्ल्ड वॉर कैसे, क्योंकि दोनों के पास न्यूक्लियर मिसाइल्स थी, दोनों के पास न्यूक्लियर पावर थी. और न्यूक्लियर पावर में कितना खतरा होता है, कितना डेंजर होता है, कितना डिस्ट्रक्शन होता है, वो तो हमने देख ही चुका है जापान के केस में. सो दोनों के बीच में खतरा था. और जब क्यूबा में यूएसएसआर ने अपनी मिसाइल्स इस्टेब्लिश कर दी, तो यूएसए की जो यूएसएसआर की जो रेंज थी, उनकी न्यूक्लियर पावर की जो रेंज थी वो डबल हो गई. न्यूक्लियर पावर की रेंज डबल होने का मतलब क्या है कि अगर पहले सिंगल थोड़ी बहुत कंट्रीज़ ही अगर यूएसएसआर अपना न्यूक्लियर बम को अटैक करता यूएसए पे, तो जितनी टेरिटरीज़ वो पहले कवर अप कर सकता था उस पोजीशन से, उससे डबल कैटेगरी जब वो यूएसए में ही आके यूएसए के क्यूबा में ही अपना न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च कर रहा है, तो उससे जितनी भी रेंज थी उसकी, जितने टेरिटरी वो डिस्ट्रॉय कर सकता था यूएसए का, वो डबल हो गया. और इससे यूएसए पूरा बहुत ज़्यादा बड़े खतरे में हो गया था, क्योंकि उसको डर था कि कहीं अगर इन लोगों ने बॉम्ब अटैक किया तो यूएसए का डबल, पहले जितना हिस्सा था उसकी डबल रेंज हो गई. यानी अब जो न्यूक्लियर मिसाइल वो डबल दूरी तक जा सकती थी और डबल दूरी तक जाकर डिस्ट्रक्शन कर सकती थी.
तो इस बात को लेकर यूएसए बहुत परेशान था और मैंने जैसा कि आपको बताया कि इसका जो प्रेसिडेंट थे यूएसए के प्रेसिडेंट जिनका नाम था जॉन एफ कैनेडी, तो इसीलिए वो यूएसए, अब देखो दोनों सुपर पावर्स हैं, कोई किसी से दबने वाला नहीं है, दोनों एक दूसरे पे जमकर वार करेंगे, जमकर अटैक करेंगे। बट अगर इन लोगों ने वॉर और अटैक करना शुरू किया तो आप जानते हैं कि क्या होता, देयर वाज हैपनिंग टू बी अ थर्ड वर्ल्ड वॉर। और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता तो दोनों ही कंट्रीज में इक्वल डिस्ट्रक्शन होता है। ये हम पढ़ेंगे लॉजिक ऑफ डिटरेंस, इसे कहते हैं द लॉजिक ऑफ डिटरेंस, क्योंकि द आइडिया इज सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड दैट इज़ कि दोनों में से कोई भी कंट्री दोनों क्या, यूएसए और यूएसएसआर को छोड़ो, कोई भी कंट्री एटम बम का कोस्ट बियर करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि उसका डिस्ट्रक्शन इतना बड़े लेवल पे होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। और लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो 2 बॉम्ब्स जापान में गिराए गए थे, लिटिल बॉय एंड द सेकंड वन वाज द फैट मैन इन हिरोशिमा एंड नागासाकी, वो जस्ट 21 एंड 15 किलो टन्स के थे। उससे 1000 टाइम्स ज़्यादा वेट के बॉम्ब्स उनके पास ऑलरेडी थे। और जब उन्होंने देखा कि 15 एंड 21 किलो टन्स के जो बॉम्ब्स है वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकते, तो दे वर जस्ट शॉक्ड कि अगर इन लोगों ने ये 1000 टाइम्स ज़्यादा वेट वाले बॉम्ब्स अटैक किए तो क्या होगा। सो दैट वाज रियली हार्ड फॉर एनीवन टू इमेजिन। और इसीलिए दोनों ही कंट्रीज चाहती थी कि कम से कम थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, वो डिप्लोमेटिकली ही और छोटी छोटी रिवेलरीज से ही अपना जो कंपटीशन थी, जो कन्फ्रंटेशंस थे और जो उनको करनी थी जगह अपने जितने भी कॉन्क्वायर करने थे वो उसी से चला रहे थे। और वही कॉन्फ्लिक्ट्स को हम कहते हैं कोल्ड वॉर। लेट मी फर्स्ट टेल यू द डेफिनेशन ऑफ कोल्ड वॉर। एज यू कैन सी हियर ऑल्सो that Cold War refers to the competitions, tensions and a series of confrontations between US and USSR। मीन्स अगर देखो, हमने देखा कि अब USSR ने अपना बेस कायम कर लिया, अपना बेस इस्टेब्लिश कर लिया, अपनी मिसाइल्स इस्टेब्लिश कर ली इन क्यूबा, लेकिन अब अगर USA चाहे तो वो 2 मिनट में अपना न्यूक्लियर अटैक करके उसको पीछे हटा सकता है। बट अगर उसने न्यूक्लियर अटैक किया तो आप जानते हैं कि USSR भी पीछे नहीं हटेगा और फिर क्या होगा, मैसिव डिस्ट्रक्शन जो कोई भी कंट्री बियर नहीं कर सकती। तो दिस इज़ व्हाट द लॉजिक ऑफ डिटरेंस। The logic of deterrence says that both the sides have the capacity to retaliate against an attack and to cause so much destruction that neither can afford to initiate a war। इसीलिए वो कोल्ड वॉर से ही काम चलाते थे। सो हाँ, वी वर ऑन द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में हमने देखा उन्होंने अपना बेस इस्टेब्लिश कर लिया और अब क्या करते हैं, जो जॉन एफ कैनेडी हैं वो डायरेक्टली तो उनको जाके अटैक नहीं कर सकते क्योंकि वो तो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, जॉन एफ कैनेडी क्या करते हैं, ही ऑर्डर्ड द अमेरिकन वॉरशिप्स टू इंटरसेप्ट सोवियत शिप्स हेडिंग टू क्यूबा एंड टू शो देयर सीरियसनेस ओवर द टॉपिक। वो क्या करते हैं, अपनी अमेरिकन वॉरशिप्स को ऑर्डर करते हैं कि वहाँ पे क्यूबा में जाने वाली किसी भी एक शिप को इंटरसेप्ट करके उनको अच्छे से धमका दो, डरा दो। और उसके बाद में जब हमने देखा कि उन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगे तो उसमें जब जो हमारे यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी ने जब ऑर्डर किया कि आप वहाँ जाओ, वहाँ पे जाके उनकी जो शिप्स है उनको रोको, और जो क्यूबा में फिर तो डेफिनेटली यूएसएसआर भी, तो उनके बीच में जो डिस्ट्रक्शन हुआ, जो क्लैश हुआ उस टाइम पे, उसे हम क्यूबन मिसाइल कहते हैं। लेकिन हालांकि बहुत ज़्यादा इट्स अ थिंग ऑफ वेरी मच रिलीफ दैट लास्ट में क्या हुआ, दोनों ही कंट्रीज़ को समझ में आ गया कि अगर वो दोनों ही पीछे हट गई, क्योंकि उन्हें देख गया कि देयर इज़ गोइंग टू बी सम एक्सपेक्टेशंस ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 एंड अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुआ तो दिस वर्ल्ड इज़ नॉट गोइंग टू बी हियर। गॉट दिस। सो दिस वॉज द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। दोनों ही साइड्स बाद में पीछे हट गई थी और वहाँ से मिलिट्रीज हटा दी गई थी। सो दिस वॉज द कोल्ड वॉर डन। सो लेट मी टेल यू नाउ, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वॉज डन एंड क्यूबन मिसाइल क्राइसिस अप्रैल 1961। आप देख लो एक बार इसमें कि अप्रैल 1961 में उनको खतरा मन रहा है कि कहीं यूएसए वाले इस पर क्यूबा पे वो अपना प्रेसिडेंट को हटा के अपना खतरा न कर दें। 1962 के बीच में जो हुआ उससे हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कहते हैं। मैंने आपको बता दिया कि कोल्ड वॉर क्या होता है, मैंने बताया कॉम्पिटिशन, टेंशन एंड सीरीज ऑफ कन्फ्रंटेशन बिटवीन यूएस एंड यूएसएसआर को हम कोल्ड वॉर कहते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी एंड दैट इज़, देखो जो कोल्ड वॉर है उसमें सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री रिवेलरीज नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ पावर का खेल नहीं था, वो खेल था, वो कंपटीशन था। किस बेस पे? वो दोनों आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थे। कोल्ड वॉर वर द आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। कैसे? क्योंकि जो यूएसए है वो कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, वो करता है लिबरल डेमोक्रेसी की, लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। लिबरल डेमोक्रेसी का मतलब आप जानते हैं कि वहाँ पे लोकतंत्र होगा, लोकतंत्रता होगी, और जो कैपिटलिज्म है यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी वहाँ पे, यानी पूंजीवाद को सपोर्ट करने वाले थे हमारे यूएसए। और जो सेकेंड आइडियोलॉजी
आइडियोलॉजी है, जो सेकंड स्टेट है द यूएसएसआर विच इज़ सपोर्टिंग द कम्युनिज्म, so got this is the ideological, this was not only the military rivalries, this was army, this was not only about the war between those two, this is the ideological war. Second difference over the west, ये दिखाना चाहते हैं कि डिफरेंस बेस्ट कौन है, यूएसए बेस्ट है या यूएसएसआर बेस्ट है, क्योंकि दोनों ही सुपर पावर्स थी तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था. जो कोल्ड वॉर होता था वो इसलिए भी होता था ताकि वो दिखा सके कि बेस्ट कौन है. और द थर्ड वन इज द एप्रोप्रिएट वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल लाइफ की सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक लाइफ को बेस्ट तरीके से अप्रोप्रिएट वे कौन सा है ऑर्गेनाइज करने का. हाँ, द एंड ऑफ द वर्ल्ड वॉर मैंने बताया जब यूएसए ने जापान पे, जो कि एक एक्सेस पावर थी, उस पर बॉम्ब फेंका. द फर्स्ट बॉम्ब दे अटैक्ड ऑन द हिरोशिमा एंड दैट वाज ऑन 6th of August in 1945 एंड द बॉम्ब नेम वाज लिटिल बॉय एंड दैट वाज 15 किलो टन्स का बॉम्ब था, रिमेंबर. और जो सेकंड बॉम्ब था उन्होंने 9 अगस्त 1945 में अटैक किया, फैट मैन जिसका कोड था, और जो नागासाकी पे फेंका गया एंड दैट वाज 21 किलो टन्स. अब क्या होता है, क्रिटिक्स एंड सपोर्टर्स ऑफ दिस बॉम्ब अटैक, देखो क्या होता है कि देखो ये कहा जाता है कि जो जापान था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड तक, जो अब देखो अब यूएसए ने अटैक किया था, हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर पे जा रहे हैं, हमारी क्यूबन मिसाइल क्राइसिस खत्म हो गई है. क्रिटिक्स एंड सपोर्टर्स ऑफ बॉम्ब अटैक ऑन जापान. सो क्या होता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है उसके बाद में कैसे ख़त्म होता है, जब यूएसए जापान पे बॉम्ब अटैक कर देता है तो उसके कुछ क्रिटिक्स हैं और कुछ सपोर्टर्स हैं. जो क्रिटिक्स है वो ये कहते हैं कि जो यूएसए था वो जानता था कि जापान वॉज अबाउट टू सरेंडर, कि जापान सरेंडर करने ही वाला है, बट स्टिल दे अटैक्ड बॉम्ब ऑन जापान. और वो दो कारण थे कि उन्होंने यूएसए ने, क्योंकि जापान तो सरेंडर कर ही देता बट स्टिल यूएसए ने तब भी उन पे बॉम्ब फेंका, क्योंकि उनके दो कारण थे. पहला ये था कि वो दिखाना चाहते थे वर्ल्ड में कि यूएसए बेस्ट है या यूएसएसआर बेस्ट है, और सेकंड वो ये था कि वो रोकना चाहते थे यूएसएसआर को फ्रॉम मेकिंग मिलिट्री गेन्स इन एशियन कंट्रीज़, क्योंकि उस टाइम पर अटैक हो गया तो उन्होंने यूएसएसआर को रोक दिया. सेकेंड, जो इसका सपोर्टर्स हैं यानी जो अमेरिकन साइड है, यानी जो यूएसए की गवर्नमेंट है, वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि जो बॉम्ब अटैक था, जो एटम बॉम्ब का अटैक था, इट वाज नेसेसरी टू एंड वॉर एंड स्टॉप फर्दर लॉसेस ऑफ बोथ द अमेरिकन एंड अलाइड फोर्सेस. की वॉर में जितने डिस्ट्रक्शंस हो रही थी, वॉर में जितने भी फोर्सेस का अंत हो रहा था, हमने सोचा एक बार में वॉर को ख़त्म करने का सबसे बेस्ट तरीका और कुछ हो ही नहीं सकता. लॉजिक ऑफ डिटरेंस मैंने आपको बता दिया कि अगर हॉट वॉर, देखो हॉट वॉर क्या होता है कि एकदम वॉर हो जाना दोनों के बीच में, एकदम यहाँ से भी मिलिट्री, यहाँ से भी न्यूक्लियर वगैरह, तो हॉट वॉर वो होता है. बट अगर हम कोल्ड वॉर की बात करें तो जो छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स उनके बीच में चलते रहते थे, ओवर द बेस्ट, ओवर द टेंशंस एंड ओवर द बेस्ट वे टू ऑर्गेनाइज इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये सब वो सब हम कोल्ड वॉर में कहते हैं. ठीक है, द लॉजिक ऑफ डिटरेंस कि दोनों में से कोई भी कंट्री वॉर के लिए वॉर अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि वॉर अगर उन्होंने अफोर्ड किया तो न्यूक्लियर पावर्स का अटैक होगा, और जब न्यूक्लियर पावर होगा तो नन ऑफ द कंट्री इज़ रेडी टू बी एट द कॉस्ट ऑफ लॉस and destruction that can be happen by using the nuclear war. उसके बाद में two power blocks I already told you and the two power blocks, let me just tell you a little about it. So two power blocks, जब दो USA and USSR का जब राइज हुआ तब उसमें क्या होता है, वेस्टर्न अलायंस अपनी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनाता है. द फर्स्ट वन वाज द नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. Okay, that was North Atlantic Treaty Organization that was established in April 1949. और इसमें ये कहा गया था, इसमें 12 मेंबर्स थे. लेट मी टेल यू कि इसमें नाटो में 12 मेंबर्स थे जो कि वेस्टर्न अलायंस थी. ये वेस्टर्न अलायंस का मतलब हेडेड बाय यूएसए, और ईस्टर्न अलायंस का मतलब हेडेड बाय द यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन के द्वारा. तो मैं आपको वेस्टर्न अलायंसेस के बारे में बता रही हूँ. उनकी 3 मेन अलायंसेस हैं, इनको बहुत अच्छे से याद कर लेना. द फर्स्ट वन इज़ द नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. द सेकंड वन इज़ द सीटो यानी कि साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, एंड द थर्ड वन इज़ द सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. इन सभी की डेट्स लिखी हुई हैं, इनको देख लेना. नाटो के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहूँगी. इसमें नाटो में 12 मेंबर्स स्टेट थे, और इसमें नाटो के मेंबर्स जो थे 12 थे, उन्होंने यह डिक्लेयर किया था कि अगर इनमें से किसी पे भी, अगर इन 12 कंट्रीज़ में से किसी पे भी एक अटैक हुआ, या इनमें से इसके नाटो के मेंबर्स में से किसी पे भी एक बाहर वाली कंट्री ने अटैक किया, तो दैट वुड बी एन अटैक टू ऑन एवरीबडी, ऑन ईच मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन. तो ये था उनका एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिससे वो लोग एक हो गए थे. और इसी तरह से जब वेस्टर्न अलायंसेस बनी तो इसी के आंसर में, नाटो के आंसर्स में हमें जो ईस्टर्न था यूएसएसआर ने, उसने वार्सा पैक्ट लाया था 14 में 1955 में, जिसका प्रिंसिपल फंक्शन क्या था कि वो नाटो की फोर्सेस को काउंटर कर सके. अब आप एक चीज़ देखो, डिफरेंस देखो, छोटा सा डिफरेंस बताना चाहूँगी, एंड दैट इज़, देखो नाटो की इस्टेब्लिशमेंट हुई आपकी 1949 में, और उसका आंसर देने के लिए यूएसएसआर ने कब बनाया, 1955 में वार्सा पैक्ट लाया. तो यू कैन जस्ट सी व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर.
यूएसए पूरे डिप्लोमेटिक, पूरे ट्रेड, पूरा मतलब प्लानिंग के साथ सारा काम करता था। और जो ईस्टर्न अलायंस है यूएसएसआर, उसको कोई प्लानिंग नहीं थी, उसने सिर्फ उसके बाद इन्होंने वॉर्सा पैक्ट लाया, सिर्फ इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन जो हमें बताई गई है मेन इंपॉर्टेंट। और जो सेकंड था कि जब इन्होंने देखा कि जो वेस्टर्न अलायंसेज है उन्होंने सीटो बना लिया, ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ अच्छे रिलेशंस बना रही हैं, अपने सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अपने अच्छे रिलेशंस बना रही हैं, तो इन लोगों ने क्या किया, यूएसएसआर ने चाइना के साथ मिलके नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया एंड इराक के साथ अच्छे अच्छे रिलेशंस बनाए। तो उसके बाद में 1969 में क्या होता है, चाइना के साथ यूएसएसआर मिला हुआ था, उसके बाद में चाइना एंड यूएसएसआर के बीच में ही लड़ाई होने लगती है ड्यूरिंग द साइनो सोवियत वॉर कॉन्फ्लिक्ट इन 1969. So this is also the split was in the USSR. Okay, and why small alliances were needed? तो आप ये पूछेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस थी, दोनों के दोनों मिलिट्री वॉर्स बहुत अच्छे से तरह से लड़ सकते थे, तो फिर इनको स्मॉल अलायंसेस की ज़रूरत क्यों थी? तो पहला रीज़न है कि इनको वाइटल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। आखिर सब चीज़ थी बट वाइटल रिसोर्सेज इनके पास नहीं थे, क्योंकि रिसोर्सेज तो सब कुछ चाहिए ना, सभी को चाहिए, आर्म्स थोड़ा ना कोई खा लेगा। सेकंड वॉज टेरिटरीज टू लॉन्च देयर वेपन्स। द थर्ड इज द लोकेशंस टू स्पाई ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर निगरानी रखने के लिए। द फोर्थ इज द इकोनॉमिक सपोर्ट ड्यूरिंग द वॉर्स, की अगर ज़्यादा कंट्रीज होंगे तो सारे के सारे अगर मिलकर सपोर्ट करेंगे तो दैट वुड बी अ सपोर्ट। एंड द थर्ड फिफ्थ वन इज द आइडियोलॉजिकल रीजन, कि जितनी ज़्यादा अलायंसेस उनको मानेंगी उनकी आइडियोलॉजी उतनी ही महान बनती जाएगी। दैट वाज फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन. बाय.